मार्केट में आप दूध खरीदने जाते हो, दूध भी दो तरीके से मिलता है। एक जो है थैलियों में हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपकी अपने प्यारे चैनल में, जिसमें हम दो कोर्स चला रहे हैं। एक है लीड पीसी, एक है प्राइम। प्राइम कोर्स जो है वो क्रैश कोर्स है, वो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और लीड पीसी कोर्स जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आगे 10th की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लीड पीसी कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर पढ़ रहे थे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। मैं माफी चाहूंगा कि लेक्चर की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन अब आगे कोशिश करेंगे कि लेक्चर जो है वो कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंटली आपको मिलते रहे, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में लास्ट जो है हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें ये कुछ क्वेश्चंस उठाए थे हमने। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया था और बाकी क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिले थे। तो वो आंसर हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका एक क्विज हम इस लेक्चर के एंड में करने वाले हैं। ठीक है, हम 5-10 मिनट में जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो नीट या सीबीएसई में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हम जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने कंसेप्चुअली कितना गेन इन लेक्चर्स के थ्रू किया है। जिनके स्कोर हाई बन रहे हैं, इसका मतलब कि उन्होंने ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट पढ़े हैं। जिनके जो स्कोर्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, तो वो वापस से उस लेक्चर को पढ़े, प्रॉपर नोट्स बनाए, कॉपी और पेन लेकर प्रॉपर नोट्स बनाए और समझे कि वो कहाँ गलत आ रहे हैं, मतलब कहाँ वो कॉन्सेप्चुअली वीक पढ़ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को वापस सुधारें। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेक्चर है मेनली बेस है चार्ज प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इस लेक्चर में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो ये होती है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जो चार्ज है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब ये होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और जिनको ऐड करने के लिए सिंपल एल्जेब्रिक रूल फॉलो होते हैं, मतलब जिससे सामान्य बीजगणित विधि से जोड़ा जा सकता है। वो एल्जेब्रिक क्वांटिटीज जो है, वो जो है बीजगणितीय राशियां जो है वो अदिश राशि होती है। तो जैसे मान लो एक सिस्टम में ये 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ 5 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ माइनस का 0.5 माइक्रोकुलाम चार्ज है। तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो सिस्टम का, क्यू सिस्टम अगर हमें निकालना हो, तो सिस्टम का टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इनकी डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 3 8 + 1 9 और ये माइनस का 0.5 होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 8.5 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो चार्ज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है वो ये होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड यानी कि चार्ज जो है क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? देखो, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम किसी एक मिनिमम नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख सके, यानी कि एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सके, तो उसे हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मान लो आप किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो ऊंचाई पर चढ़ने के आपके 2 रास्ते हैं। आप जो है ऊंचाई पर सीढ़ी के थ्रू चढ़ सकते हैं, या आप ऊंचाई पर जो है रैंप के थ्रू चढ़ सकते हैं। एक रैंप है और एक है स्टेयर्स, सीढ़ियों के थ्रू चढ़ सकते हैं। मान लो यहां पर एक सीढ़ी की जो हाइट है वो 0.5 मीटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, 0.5 मीटर उस सीढ़ी की हाइट है। तो अगर आप ग्राउंड पर खड़े हैं तो आपकी हाइट 0 है। आप अगर पहली सीढ़ी पर खड़े हैं तो आपकी हाइट 0.5 है। दूसरी सीढ़ी पर खड़े हैं तो आपकी हाइट जो है वो 1 हो जाएगी। तीसरी सीढ़ी पर खड़े हैं तो आपकी हाइट 1.5 हो जाएगी। यानी कि जब भी आप सीढ़ियों के थ्रू चढ़ेंगे, आपकी हाइट हमेशा 0.5 के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखी जाएगी। यानी कि आपकी हाइट जो लिखी जाएगी
वो हमेशा लिखी जाएगी n इंटू 0.5। n ये नंबर ऑफ स्टेयर यानी कि सीढ़ियों की संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रैंप पर चढ़ रहे हैं तो रैंप पर आप कंटिन्यूसली चढ़ रहे हैं तो आपकी हाइट जो है वो 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है। एनी हाइट कैन बी अटेन्ड, किसी भी हाइट को आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहां जो हाइट है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्वांटिटी है यानी कि सतत राशि है, और यहां हाइट जो है क्वांटाइज्ड है क्योंकि वो एक मिनिमम नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखी जा रही है, ठीक है। तो ये होती है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मेरे ख्याल से आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, मार्केट में आप दूध खरीदने जाते हो, दूध भी दो तरीके से मिलता है। एक जो है थैलियों में पैकेट में मिलता है और एक खुला दूध मिलता है, ठीक है। तो अगर पैकेट की बात करें तो पैकेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के पैकेट बने हुए होते हैं। जैसे मान लो दूध के जो पैकेट बने हुए वो 250 ml के पैकेट बने हुए हैं, ठीक है। तो दूध वाले के पास में जितने भी पैकेट है वो 250 ml के हैं। अगर आप उससे एक पैकेट खरीदोगे तो आपने कितना दूध खरीदा? 250 ml। अगर आपने 2 पैकेट खरीदे तो आपने कितना दूध खरीदा? 500 ml। आपने अगर 3 पैकेट खरीदे तो आपने कितना दूध खरीदा? 750 ml। और अगर 4 पैकेट खरीदे तो इसका मतलब आपने 1000 ml यानी कि 1 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। तो यहां पर जो दूध की क्वांटिटी है वो हमेशा 250 ml के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखी जाती है। ये दूध वाला कभी भी आपको 600 ml दूध नहीं दे सकता, ये आपको 800 ml दूध नहीं दे सकता, क्योंकि यहां दूध की क्वांटिटी हमेशा 250 ml के इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज, ये जो n आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो यहां पर ये जो दूध है वो भी क्या हो गया? क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जांपल सफिशिएंट है आपको ये समझाने के लिए कि क्वांटाइज्ड क्या होता है। अब देखो, इन दोनों एग्जांपल के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज कैसे क्वांटाइज्ड होता है। तो पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि चार्ज हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जनरेट होता है। मतलब एक बॉडी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का मतलब उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पर इक्वल चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर सेम चार्ज होता है, नेचर अपोजिट होता है। यहां पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। तो ओवरऑल बॉडी जो होगी वो 0 चार्ज शो करेगी। लेकिन जब हम इसको रब करते हैं, रब करने पर क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा उसकी वजह से एक बॉडी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिशिएंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जितने इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही इस पर इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज आ जाएगा और उतना ही चार्ज इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहां चार्ज लिखा जाएगा, चार्ज की जो क्वांटिटी लिखी जाएगी वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगी, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगी, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर में होगी, या हम इसको जनरली लिख सकते हैं कि वो n इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगी, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर किसी बॉडी के पास में जो है इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकलते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो चार्ज हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारी कैलकुलेशन करने में हमें हेल्प करती है, जिस पर बेस हम हमारे क्विज में भी क्वेश्चंस देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसमें लास्ट क्विज जो है वो अटेंड करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्विज है, आपकी नॉलेज को पूरी अच्छे से चेक करेगा और जानेंगे आप भी कि आपने जो है कॉन्सेप्ट्स को कितना अच्छे से गेन किया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। पहले मैं वीडियो पॉज करके आप ये देखो, चार्ज की क्वांटाइजेशन से, चार्ज की क्वांटीकरण से हम जो है शुरू में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे
ठीक है, कि जैसे बताए कि एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है, या एक कूलाम चार्ज जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर मान लो सॉल्व करना हो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are transferred to generate 1 coulomb charge। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश की स्पेलिंग अगर इधर उधर हो तो माफ करना, ठीक है। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूं तो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए? तो हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन से Q बराबर में Ne, जो भी चार्ज जनरेट होता है किसी भी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा n टाइम्स होता है, ठीक है। n यहाँ इंटीजर है, ठीक है, n यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, तो यहाँ 1 कूलम चार्ज की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमें किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना हो तो उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन या तो निकालने पड़ेंगे या एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन काफी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इजीली दिए या लिए नहीं जा सकते। आप ये क्वेश्चन जो है फटाफट नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, क्या वो बहुत ज्यादा होता है या थोड़ा सा चार्ज होता है। अगर फ्रिक्शन से हम 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाए, मतलब जो जैसा कि जनरली होता है, तो 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच जानते हैं तो आप वीडियो पॉज करके पहले आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच टाइम विल बी required to generate 1 coulomb charge if 10 to the power 9 electrons per second are transferred। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए जो टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें वो कितने चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 1 सेकंड में कितने होते हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड जो होगा, टाइम रिक्वायर्ड जो होगा, भाई हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन है, या यूं समझे इसको कि भाई 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं 1 सेकंड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1 बाय 10 टू द पावर 9 सेकंड में, और इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो है वो कितना है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो ट्रांसफर कैसे होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टाइम रिक्वायर्ड आएगा वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में टाइम रिक्वायर्ड, टाइम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसमें रख दे हम वैल्यू, टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे, या 10 टू द पावर 9 रह जाएगी, तो इतने सेकंड लगेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये सेकंड है,
सेकंड को मिनट्स में डिवाइड कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, और उसको आवर में कन्वर्ट करना हो तो अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, तो हम टोटल 3600 से डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ये आवर्स में आएगा, आवर्स को ईयर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे, तो उसको सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा अराउंड 200 ईयर्स। यानी कि हमें 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए कितने साल लग जाएंगे? 200 साल लग जाएंगे। यानी कि हमारी लाइफ टाइम में तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज एक काफी बड़ा अमाउंट है चार्ज का, जो जनरली ऑब्जेक्ट्स पे नहीं होता। इसीलिए चार्ज जो ऑब्जेक्ट पर हम मेजर करते हैं वो माइक्रो कूलम और मिली कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आप बताएं मुझे सॉल्व करके, क्या इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल? क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। वीडियो पॉज करके आंसर बताएं, आप देखें, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर में होता है N। यहाँ N जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ हम N की वैल्यू निकाल के देखते हैं। Q कितना है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -18। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 से कटेगा 9 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, और ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का होगा 19 माइनस 18 होगा, तो यहाँ 10 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या नंबर कटता है यहाँ पर? 4 से ये 2 बार गया, सॉरी ये 2 से 4 बार गया, ये 2 से 5 बार गया। ठीक है, तो ये 45/4। तो जो कि ये जो नंबर है नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, ये इंटीजर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज पॉसिबल होने के लिए n जो है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन और सॉल्व किया। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि जो पानी की गिलास है लगभग, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन वाटर टम्बलर? मतलब जो पानी की गिलास में जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्मली जो पानी की गिलास होती है वो 250 ml की होती है, और पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। यानी कि एक गिलास में लगभग 250 ग्राम पानी आता है। ठीक है, और अपने पता है कि जो पानी का केमिकल जो फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है पानी का, मॉलिक्यूल का, सभी को पता है वो क्या होता है? H2O। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे, तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये O और दो साइड पर H। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पे आता है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही
प्रोटॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल में। अब हम देखें कि हमारे पास जो है 250 ग्राम पानी है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। तो यहां हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर जो H2O का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 18, ठीक है। और 18 ग्राम में H2O के जो मोल होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल होंगे। और 1 मोल का मतलब होता है आवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जो मोल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि H2O के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोल कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा कि जिस भी एटम या मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट होता है उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसमें 1 मोल होते हैं, और 1 मोल में इतने फिक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 18 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल्स है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे। अब देखो 18 में पता है 1 में निकालना है, ज्यादा में पता है कम में निकालना है, तो डिवाइड का रूल होता है। तो ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.23 10⁻23 अपॉन 18, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में। और अभी हमारे पास है कितने, 250। तो 1 में पता हो ज्यादा में निकालना हो तो मल्टीप्लाई का रूल होता है। तो यहां 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू में हम क्या कर देंगे 250। तो इतने हमारे पास क्या हो गए, H2O के मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जो भी ये नंबर आया है हमारे पास, इसको मान लो हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इंटू 10, ऐसा ही प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके आप पता करें कि कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए जो एक क्वेश्चन और है कि इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मिलाकर टोटल चार्ज कितना होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है बड़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उस पर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, ये भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करें और नोट करें। तो ये अपने हुए क्वेश्चंस, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। अब हम जो है टॉपिक पढ़ते हैं वो है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। यानी कि आवेश संरक्षण नियम। अब देखो चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है एनर्जी कंजर्वेशन की तरह पढ़ाते हैं टीचर्स। मतलब जब चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी को चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं। नहीं, ये गलत है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइसोलेटेड बॉडी जो है, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब ये हो गया कि जिसका आसपास के वातावरण से, आसपास के एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो ना तो उसको चार्ज दे रही है ना ले रही है, ठीक है। ऐसी बॉडी को आइसोलेटेड बॉडी कहते हैं, हिंदी में विलगित निकाय कहते हैं, ठीक है। तो उस पर जो टोटल चार्ज का अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसी को हम चार्ज कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट or system remain same. It is called charge conservation principle. इसको चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं, वहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। इसे चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहते हैं।
तो देखो ये जो है वो कहां से आया, ये चाहे हम एटॉमिक थ्योरी कहें या जो शुरू में मैंने थ्योरी बताई थी जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड वाली थ्योरी, उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि भी ये बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से आता है। मान लो ये बॉडी पर जो है वो पहले न्यूट्रल है, इस पे 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है, ठीक है। ये भी एक दूसरी बॉडी, उस पर 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन है, ठीक है। टोटल ये भी 0 चार्ज है, टोटल ये भी 0 चार्ज है। जब हम इनको रब करते हैं, ठीक है, इसको हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हैं, मतलब इसका बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आपस में ये एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन बाकी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब हम इसको रब करेंगे, रब करने पर क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में जाएंगे। मान लो 20 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 20 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ 20 एक्सेस में आ गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ 20 कम हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ 80 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और यहाँ 100 प्रोटॉन है, और यहाँ 120 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 100 प्रोटॉन है। तो यहाँ 100 प्रोटॉन और 80 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव है, 80 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहाँ 20 प्रोटॉन के बराबर में चार्ज रह जाएगा और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर में चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है अलग से चार्ज जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है। अब उसकी वजह से यहाँ पर 20 प्रोटॉनों के बराबर में चार्ज आ गया, यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉनों के बराबर में चार्ज आ गया। टोटल चार्ज बॉडी पर अभी भी कितना है, 0 है। इन दोनों पर टोटल चार्ज देखें तो पहले भी 0 था, अब भी 0 है। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें हम कहते हैं कि चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते, ये बात गलत है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो क्या एग्जांपल होंगे, देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, आपने पढ़ रखा है कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस न्यूक्लियस जो है ये शांत नहीं बैठता, बट इसके अंदर भी बदमाशियां होती रहती है। इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स में बदलते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब न्यूट्रॉन ठहरा न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, ये न्यूट्रल है और वो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव पार्टिकल में। तो इसका मतलब चार्ज जनरेट किया जा सकता है, यहां चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज इस पर जो है वो उतना ही रहेगा। अब टोटल चार्ज उतना ही रखने के लिए नेचर क्या करती है कि न्यूट्रॉन जैसे ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में ये बना देती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है कि ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट होगा, चार्ज जनरेट हो सकता है, तो पॉजिटिव जनरेट होगा तो उसके साथ साथ नेगेटिव भी जनरेट होगा, मतलब चार्ज पेयर में जनरेट होंगे। और चार्ज को जो है वो कंजर्व रखने के लिए प्रोटॉन के साथ यहां इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो गया। और आगे हम बढ़ेंगे कि एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए यहाँ एक और पार्टिकल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो चार्ज कंजर्वेशन को शो करती है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। अब प्रोटॉन कैसा चार्ज ठहरा, प्रोटॉन ठहरा पॉजिटिव, न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसी मोमेंट पर यहां पर एक और पार्टिकल बनता है, वो होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही जुड़वा भाई है, सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जैसी होती है लेकिन एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां प्रोटॉन जैसे डिस्ट्रॉय हुआ वैसे ही क्या हुआ, साथ ही साथ यहां दूसरा पार्टिकल पॉजिट्रॉन बन गया और वही एनर्जी कंजर्व रखने के लिए एक पार्टिकल और बन जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये एंटी न्यूट्रिनो है और ये न्यूट्रिनो है, ठीक है। ये दोनों एंटी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन भी एंटी पार्टिकल है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एंटी पार्टिकल है। ये एंटी पार्टिकल जो है
अभी 12th लेवल पर समझने का नहीं है, ये इसको हम आगे की क्लासों में समझेंगे। लेकिन यहां मेन मकसद हमारा है चार्ज कंजर्वेशन को समझना। इसी तरह से एक रिएक्शन होती है पेयर प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है इससे। कोई रिएक्शन बताओ जो चार्ज कंजर्वेशन को शो करती है, या ऐसी रिएक्शन दे दी, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, बोल दिया कि फलाना फलाना ब्लैंक जगह को भरें, ठीक है। तो वैसे ही अब देखें होती है रिएक्शन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ये फोटोन होते हैं, ठीक है, दो फोटोन आप समझते हैं, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं उनको फोटोन्स कहते हैं। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लाइट के जो पार्टिकल है वो फोटोन है, एनर्जी के क्वांटा। ये फोटोन जिसको हम गामा से शो कर रहे हैं, दो फोटोन आपस में टकराते हैं, टकराकर यहां पर जो है एक पॉजिट्रॉन बना देता है और एक इलेक्ट्रॉन बना देता है। तो यहां फोटोन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, ये न्यूट्रल है, और इस न्यूट्रल पार्टिकल, दो न्यूट्रल पार्टिकल ने मिलकर एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल जनरेट कर दिया। मतलब चार्ज को जनरेट किया जा सकता है, लेकिन चार्ज जनरेट जो होगा वो पेयर में होगा। मतलब एक पॉजिटिव जनरेट होगा तो उसके साथ साथ नेगेटिव जनरेट होगा, ताकि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहे, ठीक है। सॉरी, इसी तरह से आप देखो, इसी रिएक्शन का उल्टा होता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में रिएक्ट करते हैं और दो फोटोन बना देते हैं, ठीक है। तो यहां चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसको हम पेयर एनिहिलेशन कहते हैं, ठीक है, युग्म विनाश, और ये जो है युग्म उत्पादन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को बताती है। आगे की और हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडियोएक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखेंगे कि रिएक्शन इसी तरह से होती है कि टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन होती है कि यूरेनियम 238 वो कई बार कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में, ठीक है, और साथ में अल्फा पार्टिकल उससे निकलता है। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको भी नोट करके फटाफट मिटा लो। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का ही न्यूक्लियस होता है। हीलियम का जो सिंबल है वो कैसे लिखा जाता है, 2He4, ठीक है। तो ये यूरेनियम है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये नीचे जो आ रहा है वो यूरेनियम में कितने चार्ज है वो शो कर रहा है, और ये ऊपर जो नंबर आ रहा है वो यूरेनियम में कितना मास है वो शो कर रहा है। अभी हम डीप में नहीं जाते, अभी हम बस इतना समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। तो यूरेनियम जैसे थोरियम में कन्वर्ट होता है तो वहां पर जो है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 90 रह जाते हैं, और ये जो पार्टिकल है वो 234 हो जाते हैं, ठीक है, और साथ में अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो यहां पर हम देखें कि 92 थे लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल, या 90 प्लस 2 92। यहां ऊपर मास टोटल जो शो कर रहा है वो 238 है, ये 234 प्लस 4 238, ठीक है। तो ये रेडियोएक्टिव रिएक्शन जो है वो भी चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को शो कर रही है। तो इस तरह से हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, जिसमें हमने चार्ज कंजर्वेशन भी पढ़ा है, और चार्ज का क्वांटाइजेशन भी पढ़ा है, चार्ज की स्केलर प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। अब देखो चार्ज का मास से क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें इज एसोसिएटेड विद चार्ज, बट चार्ज need not to be associated with mass. Associated with charge, but charge need not to be associated with mass. बॉडी में चार्ज होगा, उसमें द्रव्यमान भी होगा। चार्ज और मास मतलब आवेश और द्रव्यमान एक ही बॉडी के दो प्रॉपर्टी है। तो किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो उसमें मास भी होगा, ये जो है वो एकदम जरूरी है, ठीक है, कंपल्सरी है।
लेकिन अगर किसी बॉडी में मास है यानी द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज होगा। ये एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, वो चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि वो जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो रेस्ट पर भी उतना ही शो होता है और कोई मूव कर रहा है तो उसके लिए भी उतना ही शो होता है। तो क्यू मूविंग मतलब मूव करता हुआ चार्ज या क्यू रेस्ट पे चार्ज दोनों सेम होंगे। मतलब जैसे ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको हम रोड से देख रहे हैं, सड़क से देख रहे हैं तो भी ये क्यू शो होगा, और अगर हम एक चलती हुई बस से देख रहे हैं तो भी ये क्यू शो होगा। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मास इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। मास होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। कैसे? मतलब मास के लिए ये फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, लेकिन इसका मतलब क्या है उसको समझ ले। m नॉट यहां शो करता है रेस्ट मास को। रेस्ट मास का मतलब ये हो गया, हिंदी में बोलेंगे इसको विराम द्रव्यमान। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसका जितना भी मास होता है, जितना द्रव्यमान होता है, उसको रेस्ट मास कहते हैं। और ये m शो करता है मूविंग मास को। मतलब वही ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लग जाए तो उसका मास बदलकर m हो जाता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि यहाँ v जो है वो उसकी वेलोसिटी है, मास की वेलोसिटी। तो ये टर्म जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये नीचे वाली टर्म उतनी ज्यादा घटेगी। नीचे वाली टर्म जितनी घटेगी, मास उतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि मूविंग मास जो होता है वो रेस्ट मास के कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई आदमी अगर दौड़ रहा है तो दौड़ने पर उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। मतलब हम अगर अपना वजन कम करने के लिए तेज दौड़ लगाएं तो तेज दौड़ लगाने पर हमारा वजन कम होने की बजाय हमारा वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कहती है। लेकिन ये इक्वेशन जो है वो कब काम करती है? जब ये वेलोसिटी, ये जो नीचे c दे रखा है वो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो लाइट की वेलोसिटी के आसपास हो। नॉर्मली जो हम चीजें देखते हैं आसपास की दुनिया में, उनकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है बच्चों? आपको पता होगा। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो इतना तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता। ठीक है, तो नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में जो चीजें देखते हैं उनकी v जो है c के कंपेरेटिवली बहुत कम होती है। तो ये वाली जो टर्म है वो बहुत नन्ही मुन्नी सी हो जाएगी, इत्तू सी हो जाएगी, बहुत छोटी सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v c के कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे केवल 1 रहेगा, m इक्वल्स टू m नॉट आ जाएगा। मतलब मूविंग मास जो होगा वो रेस्ट मास के बराबर होगा। इसीलिए हम डे टू डे लाइफ में इस तरह के ऑब्जर्वेशन नहीं देखते कि चलती हुई चीज का मास बढ़ जाता है। ये कहाँ काम आएगा? यहाँ ये आएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि वो बहुत फास्ट चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड के नजदीक जा सकती है, तो उनका मास जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चार्ज उतना ही रहता है लेकिन मास बढ़ जाता है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब हम जो है वो चलते हैं क्विज की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना है और उस पर टिक करना है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम जो है ये क्विज स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्पेयर द चार्ज ऑन स्पेयर बिकम्स। ठीक है, मतलब एक मेटल का स्पेयर है, एक चालक गोला है जिसमें से 10⁻14 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए हैं, तो उस पर चार्ज कैसा आएगा मेटल पर? तो देखो इस क्वेश्चन में पहले तो 2 हम 50-50 से एलिमिनेट कर देते हैं आंसर। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम रिमूव करते हैं किसी भी मेटल से, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, जिस मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो जो ऑप्शन में दो नेगेटिव आंसर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ए या सी में से आंसर रहेगा। उसको कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू NE से, ठीक है। N की वैल्यू 10⁻14 है और E की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 की पावर यहाँ पर जो है वो माइनस का 5 रह जाता है। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻6 कूलम रह जाएगा। तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइक्रो कूलम आंसर। 10⁻6 का मतलब माइक्रो कूलम होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? एक कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। द कंडक्टर हैज, ये चार ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। तो कंडक्टर के पास में इस बार चार्ज दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है या इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हो गए? दो ऑप्शन जो है वो 50-50 से हट गए। तो अब हमारे पास जो है न्यूमेरिकली अगर इसको सॉल्व करें तो n इक्वल्स टू आ जाएगा Q/E। अब देखो Q की वैल्यू कितनी है? 14.4 इंटू 10⁻19 अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसका मतलब वो कंडक्टर 9 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा जो है वो हो जाएगा डी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज विल बी। ये पीटी 1998 में आया हुआ है, आरपीटी 2001 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हालांकि हम लेक्चर में ही सॉल्व कर चुके थे। Q बराबर में NE, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। Q की वैल्यू 1 कूलम है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻19, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क इज यूज्ड टू चार्ज ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड लीव्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज। द इलेक्ट्रोस्कोप दस चार्ज इज एक्सपोज टू एक्सरे फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ग्लास रॉड है, उसको सिल्क से रब किया। ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करेंगे तो हमें पता है कि वो ग्लास रॉड सिल्क को इलेक्ट्रॉन देती है और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब उसको हमने कनेक्ट कर दिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें फ्लो करता हुआ इनकी लीव्स पर आ जाएगा। जैसे इनकी लीव्स पे आएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये लीव्स जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में जब हम इस पर एक्सरे गिराएंगे, जैसे ही इस पर एक्सरे गिराएंगे तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरे एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसी मेटल पर गिरती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। किसी भी मेटल से, किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ही निकाले जा सकते हैं। तो जैसे ही ये इस पे गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेस में निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब इस पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मतलब और ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, और ज्यादा रिपल्शन की मतलब ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन डी, द लीव्स विल डाइवर्ज फर्दर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन मेटेलिक स्पेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर बी of exactly same mass as A is given equal amount of negative charge, then मतलब हमारे पास दो मेटल स्पेयर है A और B, ठीक है। दोनों सेम काइंड के हैं, एक ही तरह के हैं। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है और एक को नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम होगा, जैसा कि ये चार ऑप्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो है नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन उस पर एक्सेस में आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके साथ मास एसोसिएटेड होता है,
ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर चार्ज निकलेंगे तो मास भी निकलेगा। तो पॉजिटिव जो पार्टिकल होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें से चार्ज निकल रहा है तो मास भी निकल रहा है, यानी उसका मास डिक्रीज होगा। पॉजिटिव पर मास डिक्रीज होगा और उसी के उल्टे नेगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसके साथ साथ मास भी आ रहा है तो वो मास गेन करेगा। तो ए और बी में से जो नेगेटिव है वो बी नेगेटिव है, इसलिए बी पर जो है मास गेन होगा तो बी का मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल मेटल प्लेट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट। अब ये भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, यहाँ N की वैल्यू दे रखी है, N दे रखा 10⁻19 और E की वैल्यू में पता है 1.6 इंटू 10⁻−19। 10⁻+19 और 10⁻−19 एक दूसरे को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास केवल 1.6 रहेगा। तो आंसर इसका 1.6 होगा। अब 1.6 प्लस का होगा या माइनस में होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑप्शन अपने पास हो जाएगा बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज। अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है? देखो अल्फा पार्टिकल हमें पता है क्या होता है, 2He4, यानी हीलियम का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल होता है। यहाँ 2He4 लिखने का क्या मीन होता है, 2 यहाँ पर जो है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, और ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर बताता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज आता है वो केवल प्रोटॉन की वजह से होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अब्सेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है वो केवल प्रोटॉन की वजह से, और वो भी कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। तो हमें पता है Q इक्वल्स टू NE वाले फॉर्मूले से यहाँ N कितना हो गया, 2 प्रोटॉन है, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल पर इतना चार्ज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट। ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे बातों ही बातों में। जब हम ग्लास रॉड को जो है सिल्क से रब करते हैं तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, प्रोटॉन देगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगी या प्रोटॉन लेगी। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो प्रोटॉन लेने देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, जो भी ट्रांसफर होता है वो केवल इलेक्ट्रॉनों का होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ 50-50 से 2 जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। तो हमने ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में पढ़ा था कि जो ग्लास है वो सिल्क से ऊपर आता है, तो सीरीज में जो ऊपर आता है उसको उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो यहाँ पर ग्लास रॉड जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी हैज, ये क्वेश्चन मार्क जो है वो बता रहा है यहाँ नेगेटिव साइन को। ए बॉडी हैज नेगेटिव 80 माइक्रोकूलम चार्ज, द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट। ठीक है, किसी बॉडी पर 80 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो उस पर कितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगेन इसको हम Q इक्वल्स टू NE से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें Q इक्वल्स टू NE, या N दे रखा है, N हमें निकालना है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालना है। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 आएगा, 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा, 20 माइनस 6 करेंगे 14, 10⁻14, और 16 से 18 कटेगा, यहाँ 5 रहेगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इंटू 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन जो है हमने Q इक्वल्स टू NE पर सॉल्व किए। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको डीपली सोचना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको 5 बॉल्स दे रखी है जिसको अलग अलग थ्रेड पे लटका रखा है,
और इस पे कुछ पेयर्स बना रखे हैं, कुछ जोड़े बना रखे हैं, जो कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो 1, 2, 2, 4 और 4, 1 में जो है वो अट्रैक्शन शो हो रहा है और 2, 3 और 4, 5 में रिपल्शन शो हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि बॉल फर्स्ट में जो है वो किस तरह का चार्ज होगा। ये क्वेश्चन PMT 2003 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है हमें कि अट्रैक्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है, और अट्रैक्शन किसी चार्ज ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है। जैसे अगर हम किसी ग्लास रॉड को रेशम से रगड़े और कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाए, तो कागज के टुकड़ों पर कोई चार्ज ना होने के बाद भी वो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज होना जरूरी नहीं है। अट्रैक्शन में दोनों अगर चार्ज होंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, अदरवाइज एक जो है पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को, इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन रिपल्शन जब होता है तो रिपल्शन एक शॉर्ट टेस्ट है। दोनों जो ऑब्जेक्ट जिनमें रिपल्शन हो रहा है उन दोनों पर चार्ज ही होगा। ठीक है, दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो रिपल्शन में हम श्योर होते हैं कि ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, जबकि अट्रैक्शन में हम श्योर नहीं होते कि ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो पहले हम जिस पे श्योर है उसी को फॉलो करते हैं। हमें ये दिया हुआ है 2 और 3 में रिपल्शन हो रहा है, और हमें ये दिया हुआ है 4 और 5 में रिपल्शन हो रहा है। अब अगर इनमें रिपल्शन हो रहा है तो ये बात श्योर है कि इन पर चार्ज है, तो हम ये मान लेते हैं 2 पर पॉजिटिव चार्ज है और 3 पर भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। ऊपर ये जो जोड़ा दे रखा है इसमें आप देखो 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है। 2 और 4 में अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ 4 और 5 में रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब 4 और 5 पर दोनों पर चार्ज है और इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो 4 ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। 4 नेगेटिवली चार्ज होगा तो 5 भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चार्ज असाइन कर दिए। अब यहाँ पर देखो 2 को यहाँ पॉजिटिव चार्ज देते हैं और 4 को यहाँ नेगेटिव चार्ज देते हैं। अब देखो ये प्लस जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को या माइनस को, तो 1 जो है वो या तो माइनस होगा या न्यूट्रल होगा। इसी तरह से 4 जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है या तो प्लस को या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब 1 या तो प्लस होगा या न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से 1 जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ से 1 जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एक साथ 1 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 जो है वो किस तरह का होगा, न्यूट्रल होगा, यानी कि जो बॉल 1 है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें क्या आ रहा है। व्हेन ए बॉडी इज अर्थ connected, electrons from earth flow into the body, this means the body is। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं। ये जैसे ऑब्जेक्ट है इसको हमने अर्थिंग की, ठीक है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है इस बॉडी में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, नेगेटिव इसके पास जा रहा है, तो नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब ये जो चार्ज है, इस बॉडी पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑब्जेक्ट पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑप्शन अपने पास 4 दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम चार्ज विल बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर 1.6 कूलम चार्ज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होंगे, तो Q इक्वल्स टू NE से सॉल्व कर सकते हैं, N इक्वल्स टू Q/E हो जाएगा। ये बहुत इजी सी प्रॉब्लम है जो हम कई सारे एग्जांपल देख चुके हैं, तो आप इसको सॉल्व करें और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है 4 मेटल कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप्स। ठीक है, अलग अलग तरह के 4 कंडक्टर है, उनकी शेप्स अलग अलग है, एक स्पेरिकल है, एक सिलेंड्रिकल है, एक पियर शेप का है, एक लाइटनिंग कंडक्टर है। उन सबको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और वो चारों के चारों कंडक्टर चार्ज है, तो किस पर चार्ज लंबे समय तक टिकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आगे पूरा डीपली समझ में आएगा, लेकिन हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि कोई भी कंडक्टर पर जो चार्ज है वो उस पर लंबे टाइम तक टिकता है जो फ्लैट सरफेस का होता है। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 सरफेसेस है, एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है, एक जो है पियर शेप का है और एक जो है
वो लाइटनिंग कंडक्टर है। लाइटनिंग मतलब नुकीले कंडक्टर जो होते हैं वो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उस पर बिजली ना गिरे इसके लिए ऊपर एक कंडक्टर, नुकीला कंडक्टर लगा रखा होता है। जैसे मंदिरों में ऊपर की तरफ नुकीला कंडक्टर लगा रखा होता है, वो लाइटनिंग कंडक्टर होता है। ये 4 तरह के कंडक्टर हैं। तो जो ज्यादा नुकीले या शार्प कंडक्टर होते हैं उन पर चार्ज लंबे समय तक टिक नहीं पाता, वहां से चार्ज जो है वो एयर में फ्लो कर जाता है। ठीक है, जो फ्लैट सरफेस होगी या पियर और सिलेंडर की कंपेरेटिवली जो सबसे फ्लैट सरफेस है वो स्फीयर की है, इसलिए स्फीयर पर चार्ज जो है वो लंबे टाइम तक टिक जाता है। तो स्फीयर पर चार्ज लंबे टाइम तक टिकेगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो है क्विज के ये क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे नीट या जेई की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है बेसिक लेवल के जो सिंपल से क्वेश्चन देखे और देखा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो कितने तैयार है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और गेट प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम।